अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रमज़ान ख़ान और ये हैं आप लोगों का अपना चैनल फिज़िक्स सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले से बता दूं बच्चे, इस टॉपिक का मकसद मतलब क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा है वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। यानी इसी टॉपिक में हमने चेक करना है, मालूम करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। अब बच्चे याद रखना, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है या कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सारा का सारा मैं एक्सप्लेन करके अपलोड कर चुका हूँ ये वीडियो। तो अगर आपने देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। यहाँ पर मैं ओरली थोड़ा सा बता देता हूँ फील्ड के बारे में, कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में, लेकिन अगर आपने नोट्स बनाने हैं फिर आप उसी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। बच्चे समझो, ये है अर्थ, ठीक है। अब याद रखना, अगर ये है अर्थ, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट इस हाइट पर लेके आता हूं तो ये अर्थ क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अर्थ क्या करता है, उस पर फोर्स लगाते अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब मैंने इस मास को क्या किया, थोड़ा सा ऊपर लेके गया तो अर्थ ने दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यहां पर भी अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैंने इसको यहां पर लिया तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह बच्चे याद रखो, जितना ये मास हम अर्थ से ऊपर लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, तो यहां पर ये जो अर्थ है इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, वो वीक होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि वहां पर इस अर्थ का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर फोर्स नहीं लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर मैंने ये वाली डॉटेड लाइन लगाई, इन्हीं इस डॉटेड लाइन के अंदर, इस फेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो अर्थ क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अर्थ क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो मैंने ये कहा कि यहां पर जो रीजन बनता है जहां तक अर्थ फोर्स लगा रहे, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। लेकिन यहां पर ये किसका फील्ड है, कौन फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां पर मैं कहता हूं कि क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होते हैं बच्चे, अर्थ के अराउंड वो रीजन जहां तक अर्थ क्या लगा रहे, फोर्स लगा रहे, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसी फील्ड को, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। अब बच्चे याद रखो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो अगर आपने देखना है कि कौन सा फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा, कौन सा फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा, तो वो ये दो कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई करेगा। अब ये दो कंडीशन क्या है, वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉरवर्ड, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ऑलवेज इक्वल टू जीरो, क्लोज पाथ में वर्क डन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। बच्चे इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, समझा देता हूं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर कोई भी मास है m पॉइंट ए पर, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ए है, और इसको मैंने लेके आना है पॉइंट बी पर, ये क्या बन गया भाई, पॉइंट बी बन गया। तो इस मास को मैं ऐसे बी पर सीधा भी लेके आ सकता हूं, और मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं इस मास को मूव करूं पॉइंट सी तक, सी से डी तक, और डी से बी पर, इन्हें ए से बी पर ऐसे भी आ सकता हूं, और बी पर मैं ए से सी, सी से डी, डी से बी पर भी आ सकता हूं। तो ये हो जाएगा पाथ नंबर 2 और ये हो जाएगा पाथ नंबर 1। तो क्या कहते हैं, यहां पर जैसे मैंने इस मास को मूव करके यहां पर ले आया तो यहां पर मैंने वर्क डन कर लिया, इसको मैं कहता हूं वर्क डन 1। और जैसे मैंने इसको मूव करके सी, सी से डी, डी से बी पर लेके आया तो यहां पर मैंने पाथ कवर किया, पाथ नंबर 2, तो यहां पर मैंने वर्क डन किया, तो उसको मैं नाम देता हूं वर्क डन 2। तो ये क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में हमेशा के लिए ये वाला वर्क डन बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एस के बराबर होगा। यहां पर जितना वर्क डन आपने कर लिया वो इसी के बराबर होगा। तो मैं ऐसे कहता हूं कि वर्क डन 1 बराबर होगा वर्क डन 2। ये जो वर्क डन है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करके, ये वाला पाथ ज्यादा है, ये वाला पाथ क्या है, कम है। हाँ एक बात है,
फाइनल इनिशियल पोजीशन पर करेगा। लेकिन रिमेंबर दैट ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे यहां तक आ जाए यहां तक आ जाए, तो यहां पर वर्क डन और यहां पर वर्क डन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे अपने टॉपिक में। लेकिन एक और चीज, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो के बराबर होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मास को मूव करना है, ये है पॉइंट ए से बी पर मैंने लेके आया, और बी से सी पर मैंने लेके आया, सी से डी पर मैंने लेके आया, और डी से वापस ए पर लेके, तो ये क्लोज पाथ बन गया। तो रिमेंबर दैट ये कहता है कि यहां पर जितना भी वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फील्ड में, ये वर्क डन, टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इसका मतलब है वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ऑलवेज इक्वल टू जीरो, और वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर नहीं कर तो फिर हम इसको कंजर्वेटिव फील्ड नहीं कहेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा भी है, पहले से लिखा है बच्चे, यहां पर देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, प्रूफ करेंगे क्यों। इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और फिर यहां पे मैंने लिखा है क्लोज पाथ। क्लोज पाथ क्या होते हैं बच्चे, अ पाथ हैविंग सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल इनिशियल पोजीशन उसका क्या हो, सेम हो या पॉइंट सेम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज पाथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां से स्टार्ट ले लिया और वापस ही मैं यहां पर आ गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज पाथ कहते हैं। इन्हें फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है। इसी तरह जरूरी नहीं है कि वो ये सर्कल हो, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मैंने यहां से स्टार्ट ले लिया, यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया, वापस इसी पोजीशन पर आ गया ना। तो देखो फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है, तो इसी को भी हम क्लोज पाथ कहते हैं। ठीक है, अब याद रखो, अगर मैंने यहां से स्टार्ट ले लिया, यहां पर आ गया, सॉरी लाइन टेढ़ी लगाई, अगर मैं यहां पर आ गया, फिर मैं यहां पर आ गया, और इसी तरह मैं वापस इसी पोजीशन पर आ गया, तो इसी को भी कहते हैं क्लोज पाथ। इसी तरह बच्चे याद रखो, अगर मैंने यहां से स्टार्ट ले लिया, यू 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 करके बड़ी दूर से आ गया हूं, यहां पर आ गया, मैं दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया, तो बच्चे याद रखना यहां पर भी फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है ना, तो यहां पर ये भी क्लोज पाथ बन रहे हैं। तो शेप चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट पोजीशन सेम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज पाथ कहते हैं। ठीक है, अब बच्चे याद रखना, इसी में से हम एक क्लोज पाथ को उठाते हैं और उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वहां पर हम वर्क डन करेंगे एक ऑब्जेक्ट पर, एक मास पर, और हम देखेंगे कि वहां पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपके बुक में ये वाला डायग्राम उठाया हुआ है, इसी को पहले हम प्रूफ करते हैं, फिर 1 मिनट में आखिर में हम क्या करते हैं, इसी को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसी को क्या करते हैं, इसी को उठाते हैं और यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जनाब, तो ये हुई क्लोज पाथ। ठीक है, मैंने पहले बताया फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है। अच्छा बच्चा, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं कि ये क्या है, पॉइंट ए, ये वाला क्या है, पॉइंट ए, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं कि ये है पॉइंट बी, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ये है पॉइंट सी। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर का मतलब ये है कि ये हमने ऐसे इमेजिन किया, या ऐसे, ये है पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स है, तो ये है पाथ। ओके हो गया। अब रिमेंबर दैट बच्चे, मैं यहां पर एक मास ले लेता हूं और ये मास है m। ठीक है, अब अगर ये मास मैं c पर लेके आता हूं तो कितने पाथ बनते हैं, 2 पाथ बनते हैं। ए से डायरेक्टली सी, और एक और पाथ ए से बी, बी से सी। एक पाथ बन जाएगा ये वाला, और एक पाथ बन जाएगा ये वाला। अब हम देखेंगे कि यहां पर हम वर्क डन करेंगे ना, ए से सी पर लेके आएंगे तो वर्क डन 1 आ जाएगा, नाम देंगे, और ए से बी, बी से सी, तो ये वर्क डन 2 हो जाएगा। ये दोनों वर्क डन अगर बराबर है तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे ये मास ए से सी, सी से बी, बी से ए पर लेके आएंगे, अगर टोटल वर्क डन 0 के बराबर आ गया तो फिर ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो फिर हम यहां पर कहेंगे कि भाई ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है बच्चे, तो अब ये मास मैं मूव करता हूं, मैंने इसको यहां पर ले आया,
तो जैसे मैंने ये इस बात पर ये ऑब्जेक्ट को इस मास को मूव किया तो यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ, ये है मास m। तो बच्चे एक बात आपने याद रखनी है, अगर ये मैं ऐसे मूव करूँगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इसी डायरेक्शन में, ये है डिस्प्लेसमेंट d कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये है d, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये है d1। चलो इसको आप नाम दे दो, ये है d1। और ये जो होगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये है d2, ठीक है। d1 d2 और इसको मैंने d का नाम दे दिया। अच्छा बच्चे याद रखना, अब ये एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर जो फोर्स की हम बात करते हैं ना, वो फोर्स कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो कौन फोर्स लगाएगा? ग्रेविटी फोर्स लगाएगा ना। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। इन्हें वर्क डन में एफ डॉट डी होता है, ये जो एफ होता है ये हम एफ जी लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे याद रखना, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना, ये ग्रेविटी लगाएगा इस पर, इस मास पर ग्रेविटी फोर्स लगाएगा। जैसे ये यहाँ पर था ना, तो यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स लगाएगा, और ग्रेविटी का फोर्स हमेशा कहाँ पर होता है? डाउनवर्ड होता है बच्चे, डाउनवर्ड होता है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये क्या है, ये है एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है। यहाँ पर एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है भाई? थीटा बन रहा है, ये है थीटा। ये भी यहाँ पर एंगल बन रहा था थीटा। तो बच्चे याद रखो ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो यहाँ पर भी क्या बन रहे हैं? यहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर थीटा है, 90 डिग्री और यहाँ पर क्या है? थीटा है। तो बच्चे याद रखो, मैंने क्या करना है? मैंने वर्क डन को कैलकुलेट करना है, इस पाथ का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा, मैंने देखना है दोनों कंडीशन को, लेकिन मैं पहले कंडीशन को हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखना है? वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉल्ट, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं इस पाथ के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये क्या है? ये वाला, ये है पाथ नंबर 1। तो ये पाथ, चलो पूरा लिख लेता हूँ, पाथ नंबर 1, ठीक है। ये पाथ नंबर 1 होंगे, ए टू सी। और ये हो जाएगा पाथ नंबर 2, इन्हें ए टू बी और बी टू सी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडीशन ये कहता है फर्स्ट कंडीशन। तो बच्चे फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर, आप ये बताइए। तो मैं बता देता हूँ, वर्क डन पाथ नंबर 1 का बराबर होगा वर्क डन पाथ नंबर 2 का। इन्हें फर्स्ट कंडीशन तो यही कह रहे हैं, वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इन्हें पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इस पाथ का जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा इस पाथ का। तो इसी को हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, ओके जी। और यही ये वाला पॉइंट मुश्किल है, बाकी सारा आसान है, ठीक है। अच्छा, मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चे याद रखना, वर्क डन का, मैंने वर्क डन को मालूम करना है, तो वर्क डन 1 में मालूम करूंगा कि वर्क डन पाथ 1 का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वर्क डन पाथ 1, और ये बराबर होते हैं, आप सबको पता है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? सॉरी, वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी के बराबर होता है। तो ये होगी एफ, और एफ कौन से एफ की बात करते हैं? पहले बताया जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की। और यहाँ पर ले लेते हैं डी, और रिमेंबर दैट बच्चे, डॉट को हटाना है तो क्या लगाएंगे? एफ जी, और यहाँ पर आ जाएगा डी कॉस ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब बच्चे आपने एक बात याद रखनी है, और वो ये कि यहाँ पर अगर ये एंगल, इन्हें फोर्स है ना एफ डॉट डी है, अगर ये एंगल 0 डिग्री होता तो हम पुट कर लेते cos 0 1 के बराबर है, तो आसानी से सॉल्व हो जाता। अगर ये 90 डिग्री होता तो cos 90 0 के बराबर है, तो आसान सॉल्व हो जाता। अगर ये 180 के बराबर होता, यानी मतलब ये फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो भी ये क्या हो जाता? आसानी से सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाले एंगल, ये एंगल कुछ और बन रहा है। ये तो न 90 डिग्री है, न 0 डिग्री है, न 180 डिग्री है, ऐसे कुछ है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई? डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? एक बात और याद रखना, ये वाला एंगल दोनों बराबर है, ठीक है। ये वाला एंगल दोनों बराबर है। आप कहेंगे सर ये वाला ट्राइंगल तो बड़ा ट्राइंगल है, ये तो छोटा है, आप इसी को एक्सटेंड करेंगे तो ये ट्राइंगल बनेगा। या मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ कि भाई ये क्या है? एक सर्कल है,
और ये क्या है, एक और सर्कल है। तो बच्चे इस सर्कल में कितने डिग्री होता है, टोटल 360 डिग्री। तो इसमें कितना होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे, 600 डिग्री नहीं, 600 नहीं, 360 डिग्री होंगे। तो अगर यहाँ पर भी 360 है, सर्कल बड़ा है, और यहाँ पर क्या है 360 है, तो बच्चे याद रखना यहाँ पर ये वाला थीटा ये थीटा बराबर है। अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो इसी ट्राइंगल को बन जाएगा। इसमें ये क्या है, थीटा सेम। ओके, अब बच्चे याद रखना यहाँ पर ये थीटा मैंने पहले बताया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा को मालूम करेंगे। ठीक है, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब बच्चे याद रखो, आपने देखा होगा कि जो cos थीटा होता है ना, cos थीटा ये बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होते हैं। जी सर, ये तो हमें पता है। अगर ये बच्चे पता है तो सबसे पहले आप किसी छोटे ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को देखो, ये वाला, यह कि ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री। ठीक है, ये है 90 डिग्री, ये है थीटा। ठीक है, अब बच्चे याद रखो 90 और थीटा के दरमियान हमेशा क्या होता है, बेस। तो ये वाला साइड क्या बन जाएगा, ये है बेस। ठीक है, ये वाला साइड मैं कहता हूँ ये है बेस, ये है बेस, ये वाला ना, ये है बेस। ठीक है, 90 और इस थीटा के दरमियान जो दो वेक्टर टेल के दरमियान बनेगा, तो ये है बेस। ये क्या बन जाएगा, ये वाला साइड ये परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो बच्चा अगर ये दोनों ट्राइंगल ये थीटा सेम है तो आप इसी को देखो, ये थीटा है ना, यहाँ पर कितना डिग्री बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो ये वाला साइड कौन सा साइड हो जाएगा, ये वाला साइड बताए, ये साइड कौन सा साइड, बेस से परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस है। मैंने पहले बताया, यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी तो थीटा बन रहे हैं। रिमेंबर दैट बच्चे, दो वेक्टर के टेल के दरमियान एंगल और उसके साथ जो 90 डिग्री बन रहे हैं उसके दरमियान वाले क्या होता है, बेस। तो ये वाला साइड क्या है, ये है बेस, और ये वाला 90 के एडजस्टमेंट जो होगा ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और 90 के बिल्कुल सामने वाला ये वाला साइड ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है बच्चे, अब देखो बेस किसके बराबर है, अगर यहाँ पर D1 है तो यहाँ पर भी D1 है, ये वाला साइड ये क्या है, ये D2 है, और ये वाला साइड क्या है, ये D है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पुट करना है। तो cos थीटा जो होगा, cos थीटा ये बराबर हो जाएगा बेस, बेस किसके बराबर है, D1 के। बच्चे देखो ना, बेस किसके बराबर है, D1 के। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा है तो D1, और यहाँ पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, D के बराबर है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, तो D1 बराबर हो जाएगा D cos ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि D1 तो गिवन है, D1 तो गिवन है, यहाँ पर हो, यहाँ पर D1 तो गिवन है। तो मैं इस D cos ऑफ थीटा की जगह D1 पुट कर, D cos ऑफ थीटा बराबर है किस चीज़ के, D1 के। तो यहाँ पर मैं D1 पुट कर सकता हूँ। तो ये जो W यानी वर्क डन पाथ 1 का है, ये बराबर हो जाएगा बच्चे किस चीज़ का, एफ जी, और यहाँ पर आ जाएगा D1। तो ये हुई भाई वर्क डन पाथ 1 की, ये क्या है, वर्क डन पाथ 1 की। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करते हैं, वर्क डन पाथ 2 की कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका पाथ का वर्क डन क्या है, FG D1। अब पार्ट 2 का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पाथ नंबर 2 का वर्क डन, ये बराबर होगा बच्चे, देखो A टू C के वर्क डन के प्लस A टू B के वर्क डन के प्लस B टू C के वर्क डन के। तो ये बराबर हो जाएगा वर्क डन किसके, फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C, इसी के बराबर होगा। ठीक है बच्चे, अब बेटा याद रखना, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। इसका वर्क डन मालूम करते हैं, इस पाथ का, यहाँ इस डिस्प्लेसमेंट का, फिर इसी का करते हैं, और दोनों फिर यहाँ पर पुट कर लेंगे तो पार्ट 2 का वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको मैंने मूव करना है तो ये मास आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है मास m। तो बच्चे ये कहाँ पर मूव हो रहे हैं, A टू B मूव हो रहे हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा बन रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट बन रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में। अब बच्चे याद रखो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अप्लाइड फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैंने पहले बताया ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी का फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो ये हो जाएगा FG के। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ये देखो मास भी नीचे की तरफ मूव हो रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, और ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे की तरफ है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहे हैं, 0 डिग्री बन रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो वर्क डन A टू B होगा, वर्क डन फ्रॉम A टू
बी ये बराबर होगा एफ जी, और यहाँ पर क्या है डी है ना, तो डी क्या है D1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा D1 और cos ऑफ थीटा। तो बच्चे याद रखो यहाँ पर जो एंगल है, एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो एफ जी D1 cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 बच्चे किसके बराबर होते हैं 1 के, cos 0 1 के बराबर होते हैं, तो 1 इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ जी और D1 आ जाएगा। ठीक है, ये वर्डन पार्ट 2 का वर्डन नहीं है, पार्ट 2 का वर्डन नहीं है, ये तो हमने सिर्फ A to B कैलकुलेट कर, B to C भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर पुट करेंगे। अब याद रखो अब हम करते हैं वर्क डन फ्रॉम कहाँ से B to C करते हैं, और ये हो जाएगा एफ जी और यहाँ पर आ जाएगा D, लेकिन D क्या है 2 है, D2 और ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा एफ जी और D2 और cos ऑफ थीटा को देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करते यहाँ पर ले आया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ होता है एफ जी, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, और ये क्या है D2 है ना, तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर रहा हूँ, एफ जी और D2 के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है ना, सॉरी, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 0 के बराबर, तो ये सारा का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा और कहा यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है वर्क डन A to B और B to C ये पुट करना है किस में, वर्क डन पार्ट 2 के, पार्ट 2 का जो वर्क डन होगा ये है ना वर्क डन पार्ट 1 का, और ये है वर्क डन पार्ट नंबर 2 का, तो इसी में पुट करना है। ठीक है, इसमें पुट करो, वर्क डन ये भी आ गया ये भी आ गया, तो हमारे पास जो वर्क डन पार्ट 2 का आएगा, पार्ट 2 का वर्क डन ये बराबर आ जाएगा, इसकी जगह क्या पुट कर लो एफ जी D1 और इसकी जगह क्या पुट कर लो ये कि B to C, यहाँ पर तो वर्क डन 0 है ना, तो यहाँ पर 0 पुट कर लूंगा तो क्या आ जाएगा एफ जी और D1 आ जाएगा। तो देखो पार्ट 2 का वर्क डन क्या है एफ जी D1, पार्ट 1 का वर्क डन क्या है एफ जी D1 है, तो क्या दोनों बराबर नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पार्ट 2 का वर्क डन किसके बराबर है एफ जी D1 के बराबर है, तो हेंस प्रूव दैट इट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉरवर्ड, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे याद रखो यहाँ पर आप लिख सकते हो इट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन, hence proof that it satisfy the first condition, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन को, यानी वर्क डन जो होगा ये क्लोज पाथ में किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे, तो यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ डॉटेड लाइन, तो इसमें हम क्या करते हैं ताकि मैक्स ना हो जाए, तो अच्छा यहाँ पर हम करते हैं सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन हुआ ना, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब अगर ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, चलो ये हो जाएगा ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा डायग्राम है बट सेम है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ था ये है ए, ये है सी और ये मैंने लिया था बी ना, ऐसे लिया था। अच्छा एक काम करते हैं, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, क्लोज पाथ में वर्क डन 0 के बराबर होगा, तो इस मास को, वही मास को m, ये हम मूव करेंगे ना, कैसे मूव करेंगे, A to C लेके आएंगे, फिर C से B लेके जाएंगे और फिर B से A लेके आएंगे, तो देखो ना यहाँ पर वर्क डन इन अ क्लोज पाथ हो जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट ले लिया उसी पॉइंट पर दोबारा आ गया तो ये क्लोज पाथ बन गया। अब इस क्लोज पाथ में हम वर्क डन को देखेंगे कि ये 0 के बराबर है या नहीं, अगर 0 के बराबर है तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर बच्चे याद रखना, अब तो बहुत आसान हो गया ना, बहुत ही आसान हो गया। अगर ये मास यहाँ पर आ गया
तो यहाँ पर भाई मैंने पहले बताया कि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर हो रहे हैं, फोर्स यहाँ पर ऐसे लग रहा है, तो ये हो जाएगा एफ जी, यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा और यहाँ पर ये है डी। और इसी तरह जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर ये है मास एम, तो फोर्स हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे d2 कवर हो रहा है और ये था d। और इसी तरह जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, हमने तो ऐसे मूव करना है ना, तो टोटल वर्क डन को देखना है, तो ये हो जाएगा मास m। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फोर्स किस तरफ है, नीचे की तरफ है, ग्रेविटी का फोर्स हमेशा नीचे, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आप कवर करेंगे ना, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा d1, तो ये ऊपर की तरफ है। बच्चे एक बात आपने याद रखनी है, और वो ये कि अगर यहाँ पर आप थीटा को देखेंगे वही बात है, तो मैं सिंपली इसी को पुट कर सकता हूँ, ये दोबारा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वही चीज़ है। अगर आप दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज करके तो आपके पास d1 मिल जाएगा d cos ऑफ थीटा के। तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा A2C, और यहाँ पर जो वर्क डन आएगा ये हो जाएगा C2B, और यहाँ पर जो वर्क डन आएगा ये वर्क डन हो जाएगा भाई किसके, B2A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना, टोटल वर्क डन को मालूम करना है। अगर मैं टोटल वर्क डन को मालूम करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये वाला वर्क डन प्लस ये वाला वर्क डन प्लस ये वाला वर्क डन, तो ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। चलो, ये हो जाएगा सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, तो टोटल वर्क डन जो होगा क्लोज पाथ में WT में टोटल वर्क डन, ये बराबर हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम A to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to A। ठीक है, और इसी को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। तो अगर हम ये सारे वर्क डन को कैलकुलेट कर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो चलो बच्चे, यहां पर आप देखेंगे वर्क डन A to C किसके बराबर है, वर्क डन A to C ये किसके बराबर है बच्चे, रिमेंबर दैट, दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो वर्क डन A to C, ये वर्क डन A to C पाथ 1 नहीं था, A to C, तो ये तो पाथ 1 था ना, और पाथ 1 का वर्क डन किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, अगर आप दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो भी कर सकते हैं, इसी के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो वर्क डन A to C किसके बराबर है, FG/D1 के बराबर है। तो यहाँ पर रिमेंबर दैट FG और यहाँ पर है D cos ऑफ थीटा, और रिमेंबर दैट cos ऑफ थीटा, D cos ऑफ थीटा किसके बराबर था बोला, D cos ऑफ थीटा। बच्चा ये D1 के बराबर था या नहीं था, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस ये था, हाइपोटेन्यूज ये था, तो हमारे पास D1 किसके बराबर आया होता है, D cos ऑफ थीटा, तो D cos ऑफ थीटा D1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह दोबारा लिख सकता हूँ, वही बात है लेकिन मैंने रिपीट कर लिया, तो ये बराबर हो जाएगा FG और ये हो जाएगा D1 के। तो वर्क डन फ्रॉम A to C ये बराबर है FG/D1 के। अब वर्क डन C to B किसके बराबर है, वर्क डन फ्रॉम C to B, इन यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर होगा बच्चे, याद रखना ये तो 90 डिग्री बन रहे हैं ना, तो C to B अगर आपने देखा हो यहाँ पर 90 डिग्री था, यहाँ पर 0 आया हुआ था 90 डिग्री। ठीक है, तो खैर दोबारा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा FG और D2, क्योंकि इसको हमने नाम दिया होता है D2, और यहाँ पर है cos ऑफ 90 डिग्री, तो cos 90 0 के बराबर, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा 0। तो यहाँ पर वर्क डन नहीं है, यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब बच्चे याद रखो, वर्क डन फ्रॉम कहाँ से कहाँ, B से A, तो B से A, इसी को हम कैलकुलेट करें। बच्चे जल्दी बताइए कितना एंगल बनेगा, कितना बनेगा, D1 है ना, तो ये D1 है, FG और D1 है, एंगल कितना बन रहे हैं, हाँ जी 180 बन रहे हैं। ठीक है, कैसे बच्चे, अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर ऐसे कवर हो रहे हैं ना, और फोर्स FG कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। देखो और से देखो, डिस्प्लेसमेंट, आप बॉडी को ऐसे मूव करें ना, ऐसे बॉडी मूव हो रहा है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ, फोर्स कहाँ पर लग रहा है, फोर्स FG डाउनवर्ड है, तो एंगल यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी पैरेलल है 180। और रिमेंबर दैट बच्चे, cos 180 किसके बराबर है, -1, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -FG और ये हो जाएगा D1। अच्छा जी,
यहां पर वर्क डन A to C भी आ गया, वर्क डन C to B भी आ गया, और वर्क डन फ्रॉम B to A भी आ गया। तो ये क्लोज पाथ बन गया। अब टोटल वर्क डन किसके बराबर है? तो आप क्या करो, ये वाला ये वाला ये वाला पुट कर दो। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दिया ना, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम दे देता हूँ। तो आप एक काम करो, पुट इक्वेशन 2, 3 एंड इक्वेशन 4 कौन से में? इन इक्वेशन 1। ओके हो गया? इसी में पुट करो इसमें, तो क्या हो जाएगा? WT टोटल वर्क डन पाथ का जो होगा ये बराबर हो जाएगा। बच्चे पुट करो, A to C किसके बराबर है? FG D1 के बराबर है। अच्छा जी, और वर्क डन फ्रॉम C to B किसके बराबर है? C to B किसके बराबर है? 0 के, तो प्लस 0। और वर्क डन फ्रॉम B to A किसके बराबर है? माइनस FG D1 के बराबर है। तो बस याद रखो, ये प्लस में है, ये माइनस है, ये तो 0 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये -1 + 1 तो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0। हाँ, हेंस प्रूव दैट वर्क डन, टोटल वर्क डन या क्लोज पाथ में जितना भी वर्क डन वो टोटल वर्क डन वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सेटिस्फाइड the second condition। तो बच्चे आप लिखो, hence proof that, hence proof that, यहां पर मैं डायरेक्ट ले ग्रेविटेशनल G F फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। यही तो पूरी कहानी थी, हमने चेक करना था कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं है। तो बच्चे हमने प्रूफ कर लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि हम इसी से देखेंगे। तो चलो बच्चे 1 मिनट में मैं इसी का प्रूफ दे देता हूँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, जस्ट 1 मिनट में। ठीक है, और जिसको ये समझ आ गया इतना सा तो वो जा सकते हैं। ठीक है, उसका क्लास तो हो गया, क्लास उनका कंप्लीट हो गया, तो वो जा सकता है। और जो समझता है कि मैंने इसी को भी समझना है तो चलो इसको समझते हैं। ठीक है बच्चे, तो रिमेंबर दैट बच्चे, ये है आपके पास, अगर ये आप मूव करते हैं ना, इसको मैं पॉइंट A का नाम देता हूँ, ये आप मास लेते हो, मास M, आपने इसको मूव करना है कहाँ पर? B पॉइंट पर, और B से आपने इसको मूव किया C पर, और C से आपने इसको मूव किया भाई कहाँ पर? मूव किया D पर, और D से आपने इसको मूव किया वापस A पर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशन को, पहले दूसरे कंडीशन को देखें, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। कैसे 0 के बराबर होता है? ठीक है, ये है सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। ओके हो गया बच्चे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चलो A to B, तो सेकंड कंडीशन क्या था? जो टोटल वर्क डन होगा ये बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन बराबर होगा फ्रॉम B to C प्लस वर्क डन बराबर होगा फ्रॉम C to D, और प्लस वर्क डन बराबर होगा भाई किस चीज़ के बराबर होगा? D to A के बराबर होगा। तो इसी को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, अभी आपको तो समझ आ गया ना, अब तो आपको समझ आ गया। A to B को देख, A to B को तो देखो, मास A से मूव हो रहा है, मास M, तो डिस्प्लेसमेंट A से कवर हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या है? ये तो 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई अगर मास यहाँ पर आ गया तो देखो फोर्स कहाँ पर है? Fg नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पर S की जगह आ जाएगा, इसको मैंने पूरा का D नाम दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा Fg, और क्या आ जाएगा? D, Fg आ जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ पर देखना है, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे, अब तो आप में 6 हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Fg, और ये क्या है? D है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है, तो ये क्या हो जाएगा? मास M ऐसे मूव हो रहा है, तो D ऐसे, और Fg हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो ऐसे है ना, नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पर 180 बन रहा है, तो 180 बन रहा है, तो cos 180
-1। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ जी और डी, तो माइनस साइन आ जाएगा। बच्चों देखो 0 0, देखिए क्या है एफ जी डी और ये भी 0 0 एफ जी डी 0 माइनस एफ जी डी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेट वर्डन कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है बच्चे। अब अगर आपने पाथ को देखना है, इन्हें फर्स्ट कंडीशन को देखना है, पहले मैंने सेकंड को कर लिया, तो ये है पॉइंट ए। अगर आपने इसको यहाँ पर मूव करना है पॉइंट बी पर, तो ये हो जाएगा पाथ 1। और इसी तरह ये वाला जो पाथ है भाई, ये वाला पाथ हो जाएगा पाथ नंबर 2। तो अब यहाँ पर देखो इसका जो वर्डन आएगा, ये है मास m, ऐसे नीचे मूव करें तो यहाँ पर आ जाएगा एफ जी डी आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्डन कितना होगा, मैं पार्ट 2 की बात करूँ, ये पार्ट नंबर वन का आ गया। ये क्या है? पार्ट नंबर 1। जल्दी कर लेता ना, इसलिए पाथ नंबर 1 का ये वर्डन आ गया। अब मैंने इसका करना है, तो डी एसी डायरेक्शन में, जी एसी डायरेक्शन में, तो ये बेड़ा गर्क हो जाएगा 0 वर्डन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ, दोनों नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी और जी भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ जी डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ, इसी तरफ, तो ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब एक बात आपने याद रखनी है, ये किसके बराबर है? यहाँ पर टोटल वर्डन, ये देखो 0 प्लस एफ जी डी, और ये क्या है? 0 प्लस 0। तो यहाँ पर पाथ 2 का वर्डन किसके बराबर है? एफ जी डी के बराबर। तो ये देखो ये वाला वर्डन और ये वाला वर्डन क्या है? सेम है यानी, और ये वाला मैंने पहले भी करा दिया था। ठीक है, यहाँ पर पहले भी करा दिया था। तो बच्चे याद रखना, आज का मकसद यही था कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए 2 शर्त, एक वर्डन क्लोज पाथ में 0 के बराबर होगा और एक पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुई आज का लेक्चर। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।